1947 में भारत की आजादी से कुछ ही दिन पहले दक्षिण भारत के त्रावणकोर राज्य में एक जानलेवा हमला होता है जिसने बदल के रख दिया इतिहास। हमलावर के निशाने पर था एक ऐसा शक्तिशाली शख्स जो रच रहा था भारत के खिलाफ साजिश। और कौन था यह हमलावर क्रांतिकारी जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते? तारीख 25 जुलाई 1947। जगह त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम। स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी वह म्यूजिक एकेडमी जो आज स्वाति थिरुनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से जानी जाती है। उस बारिश की शाम कर्नाटक संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक सेम्मानगुडी श्रीनिवास अय्यर विराजमान थे। त्रावणकोर के शासक चित्रा थिरुनल और उनकी मां सेतु पार्वती बाई कार्यक्रम का उद्घाटन कर निकल गए थे, मगर वीआईपी कुर्सियों पर सबसे आगे बैठकर संगीत का लुत्फ उठा रहे थे रियासत के शक्तिशाली दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर। थोड़ी देर संगीत सुनने के बाद सीपी कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों के साथ उठे, शामियाने से बाहर जाने लगे। तभी एक युवक अपनी सीट से उनके ऊपर कूद पड़ा। उसने अपना मुंड फेंका और उसके नीचे पहनी खाकी निक्कर में से एक चाकू निकाला। उसका निशाना सीपी की गर्दन की नस थी। सीपी ने तुरंत अपना हाथ बचाव में उठाया। उस दिन उन्होंने सिल्क शॉल पहनी थी जिससे चाकू गर्दन की नस से चूक गया। हमलावर ने बेतहाशा कई और प्रहार किए। उसने सीपी को बुरी तरह घायल कर दिया। यह मौका चूकना नहीं चाहिए था। और तभी बिजली चली गई और शामियाने में अंधेरा छा गया। पुलिस ने हमलावर पर काबू पाने की कोशिश की पर वह काफी तगड़ा था। खुद को छुड़ाकर वह बारिश की अंधेरी रात में खो गया। यह वार सिर्फ एक शक्तिशाली शख्सियत पर नहीं, एक शक्तिशाली राज्य पर था। इस हमले से सिर्फ एक हफ्ते पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। त्रावणकोर ने अनाउंस किया था कि वो एक अलग देश बनेगा। सीपी उसके प्रेसिडेंट होंगे। त्रावणकोर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था और साथ ही उकसा रहा था भोपाल, हैदराबाद, इंदौर और कई रियासतों को आजाद होने के लिए। पर इस एक घटना ने इस रियासत को डरा दिया और मजबूर कर दिया स्वतंत्र भारत में शामिल होने के लिए। त्रावणकोर को हारा हुआ देखकर कई और अड़ियल रियासतें भारत में शामिल होने के लिए राजी हुई। यह ना हुआ होता तो भारत के नक्शे की आज की शक्ल कुछ अधूरी सी होती। वार करने वाले इस गुमनाम हीरो का नाम था कोन्नाटू मडम चिदंबरा अय्यर सुब्रमण्य अय्यर या केसीएस मणि। और क्यों किया उसने यह अटैक, इसे समझने के लिए हमें त्रावणकोर और उसके इतिहास को जानना होगा। त्रावणकोर था आज के केरल का दक्षिणी और मध्य भाग, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, इडुक्की आदि इलाके आते हैं। साथ ही तमिलनाडु के कुछ हिस्से, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। त्रावणकोर मसालों और नारियल के कारण आर्थिक रूप से समृद्ध और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सेना भी मजबूत थी। 1741 में डच सेना को हराया था। काफी स्ट्रॉन्ग था त्रावणकोर। सीपी के नेतृत्व में राज्य का रेवेन्यू 2.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ हो गया था। त्रावणकोर एक कृषि प्रधान राज्य से एक इंडस्ट्रियल स्टेट में बदल गया था। 1943 में ब्रिटिश विरोध के बावजूद साहसपूर्वक एक फर्टिलाइजर प्लांट बनाया, उपकरण और कच्चे माल के लिए अमेरिकी फर्मों के साथ डायरेक्ट डीलिंग की। यह हर तरह से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तैयार था। नेहरू जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय मोनाजाइट भी था, जिसके त्रावणकोर में भंडार थे। उसमें थोरियम होता था, जिसे एटॉमिक एनर्जी के लिए यूरेनियम में परिवर्तित किया जा सकता था। सीपी ने ब्रिटेन को मोनाजाइट की आपूर्ति के लिए एक ब्रिटिश फर्म के साथ डील की थी। हालांकि इस सौदे ने नेहरू को बहुत नाराज किया।
एक नाराज जवाहरलाल ने सोचा कि भारतीय वायुसेना के लिए त्रावणकोर पर बमबारी करने के लिए यह एक पर्याप्त कारण था। त्रावणकोर के पुन्नप्रा वायलार में कम्युनिस्ट विद्रोह को त्रावणकोर ने बेरहमी से दबा दिया था। पुलिस फायरिंग के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। मणि इस बात से सीपी के खिलाफ थे और इसीलिए ये अटैक किया। केरल की रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर था मणि। दिखने में काफी तगड़े थे और स्वभाव से ज्वालामुखी। त्रावणकोर की सरकार और खासकर सीपी रामास्वामी पर उन्हें काफी गुस्सा था। रेलवे स्टेशन के पास सीपी की ऊंची मूर्ति की चढ़कर उन्होंने नाक ही तोड़ डाली थी। त्रावणकोर की पुलिस से छुपना पड़ा था। जब अक्टूबर 1946 में पुन्नप्रा वायलार विद्रोह में सीपी के आदेश पर सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया तो मणि ने उसे खत्म करने का फैसला लिया। मणि जो सीपी से घृणा करने लगे थे, शुरू में उन्हें गोली मारना चाहते थे। हालांकि एक रिवॉल्वर की कीमत काले बाजार में काफी ज्यादा थी और उसे चलाने वाले व्यक्ति को काफी ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। इसकी बजाय इस काम के लिए एक तेज चाकू और एक साइकिल की व्यवस्था की गई। सौभाग्य से सीपी के लिए वे कम से कम 2 बैठकों में नहीं आए थे जहां मणि छाया में इंतजार कर रहे थे। हालांकि 25 जुलाई 1947 को ऐसा नहीं था। सीपी कोई साधारण दीवान नहीं थे। उनके पास शातिर कानूनी दिमाग था। मद्रास प्रेसिडेंसी के एडवोकेट जनरल रह चुके थे। जब भारत की आजादी की बात आई तो सीपी ना सिर्फ त्रावणकोर को आजाद देखना चाहते थे, बल्कि वो हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, इंदौर के होलकर और जूनागढ़ को भी भारत से अलग होने के लिए उकसा रहे थे। और सीपी इन सभी उथल पुथल को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी थे। जब वे जुलाई में सरदार पटेल से मिले तो सीपी को बताया गया कि यदि वे स्वतंत्रता का अपना विचार छोड़े बिना त्रावणकोर लौटते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। 25 जुलाई 1947 को उस फेटफुल संगीत कार्यक्रम के शुरू होने से कुछ घंटे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में उस जगह जिसे अब ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग कहते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को एड्रेस किया था। इस खास मीटिंग में सर सीपी और कई इंपॉर्टेंट राजा और नवाब नहीं थे। ये अलग होना चाहते थे, अपनी प्रजा की मर्जी के खिलाफ। उन्हें प्रजा की भलाई की चिंता नहीं, बल्कि अपनी अय्याशियों की फिक्र थी। इस खास मीटिंग और राजाओं को फेवर करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर कॉरफील्ड पर हमारा खास एपिसोड वो भी देखिए। माउंटबेटन ने कहा था कि याद रखें कि ट्रांसफर और पावर का दिन बहुत निकट है और यदि आप आने के लिए तैयार हैं तो आपको 15 अगस्त से पहले आना होगा। यह राज्यों के सर्वोत्तम हित में है और हर बुद्धिमान शासक और बुद्धिमान सरकार महान भारतीय डोमिनियन से जुड़ना चाहेगी। लेकिन त्रावणकोर यह समझ नहीं रहा था। भोपाल और हैदराबाद की तरह त्रावणकोर ने भी यह फैसला किया कि वह भारत में शामिल नहीं होगा। वास्तव में त्रावणकोर अपनी मुद्रा छापने की तैयारी कर रहा था। उसने पाकिस्तान में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। यूके और जापान सहित देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा था। पर 25 जुलाई के उस अटैक ने सब कुछ बदल दिया। तो मणि ने बाद में बताया कि मैंने अपनी बगल में बैठे व्यक्ति की घड़ी को देखा। मैंने उस छोटी सी सुई को घूमते हुए देखा। मुझे कहानियों में पढ़े गए पात्रों के अंतिम पल याद आए। तुरंत ही मारे गए गरीब मजदूरों के चेहरे मेरे मन में एक परेड की तरह आ गए। मैंने उन परिवारों के बारे में सोचा। मैंने खुद को काबू में किया। मेरे पास एक मिशन है जिसे पूरा करना है। मणि उस निर्णायक समय को याद करते हुए कहते हैं, आसानी से चलने के लिए मैंने मुंड से छुटकारा पाया, सामने की ओर कूदा और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। मुझे लगता है कि पहला वार उसे नहीं लगा। मैंने फिर से वार किया। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी बार ऐसा किया। पुलिसकर्मी उसे पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन मणि मजबूत था। उसने उन्हें झटक दिया और शामियाने से बाहर भाग गया। वो संगीत कॉलेज के पीछे पहुंचा, एक झाड़ी के पार कूदा और नाले में गिर गया, जिससे उसका घुटना घायल हो गया। खून बह रहा था,
लेकिन मणि के मन में एक अजीब खुशी थी। उसे अपना बदला मिल चुका था और दक्षिण भारत का इतिहास बदल चुका था। दो दिन बाद 27 जुलाई को सर सीपी ने अपने अस्पताल के बिस्तर से लिखते हुए त्रावणकोर के शासक महाराज चित्रा थिरुनल को बताया, हम खतरे में हैं, हम स्वतंत्र नहीं रह सकते, हमारे पास भारत में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने महाराजा को अपने सहयोगियों, भोपाल के नवाब और अन्य लोगों को त्रावणकोर के भारत में शामिल होने के निर्णय के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया। इससे बाकी रियासतों का विद्रोह भी टूट गया। इस घटना ने वास्तव में सीपी को भीतर तक हिला दिया था। उसे पता लग चुका था कि आम जनता उनके खिलाफ है। 4 दिन बाद 29 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को एक तार भेजा गया। मेरी कार में चढ़ने से ठीक पहले बत्तियां बुझा दी गई, जो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों की स्पष्ट मिलीभगत से हुआ। एक अन्य व्यक्ति ने आईजी को उनसे तत्काल बात करने के बहाने रोका। पुलिस या तो हैरान थी या खुद मुझ पर धावा बोलने की अनुमति दी। मुझ पर एक कसाई के चाकू से हमला किया गया और 4 घाव लगे। एक मेरे खोपड़ी में घुस गया और एक वार ने मेरे गाल को काट दिया। अगर मैंने अपने बाएं हाथ से हमले को नहीं रोका होता तो मेरा गला कट गया होता। सोचिए, अगर वह हमला नहीं हुआ होता तो कौन जानता कि भारत का भाग्य क्या होता। कई और रियासतें अलग खड़ी होती, भारत से अलग होने की मांग करती। फिर भी मणि, जिस व्यक्ति ने इतिहास का रुख बदला, उसका नाम गुमनामी में है। मणि आजादी के लंबे समय तक जीवित रहे, लेकिन उनके कार्यों के लिए कभी भी ठीक से श्रेय उन्हें नहीं दिया गया। आजादी के बाद मणि ने अपनी लोकल पंचायत में तकरीबन 10 साल काफी काम किया। 1965 में कुट्टूनाड से चुनाव लड़ा पर हार गए। शायद लोग उनके खास योगदान को भूल गए। अपने जीवन के आखिरी साल उन्होंने अकेलेपन और बीमारी में काटे। यह समय ईश्वर भक्ति में कटा। किसी को बिना बताए प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर में चले जाते थे। 20 दिसंबर 1987 को त्रिवेंद्रम के चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल पुलैयार नारकोट्टा में वो चल बसे। मणि को जो सम्मान मिलना चाहिए था वे आज हम इस वीडियो के जरिए दे रहे हैं। और आप भी अगली बार त्रिवेंद्रम जाएं तो स्टेशन के पास स्वाति थिरुनल कॉलेज ऑफ म्यूजिक जाएं और याद करें इस महान घटना को। एलपी जाएं तो केसीएस मणि की मूर्ति पर फूल चढ़ाएं। याद करें इस क्रांतिकारी को जिसे देश शायद भूल गया है। यह थी कहानी हमारे हीरो केसीएस मणि की। ऐसी कई और हिस्टोरिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री को।